हाय फ्रेंड्स, दिव्य विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में मैं सीटेट, यूपी टेट या किसी अन्य स्टेट के टेट एग्ज़ाम देने वाले यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल इत्यादि का एग्ज़ाम देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 1 लेकर के आया हूं और यह प्रैक्टिस पेपर सेट 30 प्रश्नों वाला है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस पेपर सेट को देखते हैं। पहले प्रश्न से स्टार्ट करता हूं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। तेल, नक्षत्र, दिया और सुहाग लिखा हुआ है। यहां आप जान लीजिए, नक्षत्र जो शब्द है वह तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत के समान हो। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है? रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। गोबर, चूल्हा, नाक और माली 4 शब्द दिए गए हैं। इसमें से सही उत्तर है नाक, जो कि रूढ़ शब्द है। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है ऐसा शब्द ढूंढना है। कक्षा, काठ, पुण्य और नक्षत्र में से। तो तीसरे का सही उत्तर है ऑप्शन बी, काठ। काठ शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। कक्षा, पुण्य और नक्षत्र तत्सम है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? जो तत्सम और तद्भव, यानी तद्भव और तत्सम का युग्म जो जोड़ा बनाया गया है वो सही नहीं है। 4 जोड़े यहाँ पर दिए गए हैं जो तद्भव और तत्सम के हैं। इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। यहाँ लिखा गया है डंडा और दंडा, जो कि सही जोड़ा नहीं है। बाकी में लिखा गया है 14, चतुर्दश, प्रिया, प्रिय, साफ, स्वच्छ, डंडा और दंडा। तो जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है ये गलत है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव का चयन करना है। अश्रु, सलाई, चिड़िया और वायु में से। सही उत्तर है 5वें का ऑप्शन बी, सलाई। सलाई शब्द जो है वो तद्भव है। अगला प्रश्न आते हैं मित्रों। निम्नलिखित प्रश्नों में यानी प्रश्नों नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए विकल्पों में। थोड़ा सुधार करके पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द ढूंढना है। पुष्प, पंकज, कुमुदनी और कमल दिया हुआ है। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंकज। पंकज जो है वह योगरूढ़ शब्द है। इसका एक विशेष अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज यानी गांव और देहात में बोला जाने वाला शब्द। तो इसका सही उत्तर है भोंदू। यह गांव और देहात में बोला जाने वाला शब्द है। इस तरह से ऑप्शन सी सही है। 8वें प्रश्न को देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द यानी कि जो 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के बना है। तो सही इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अश्रु गैस। 8वें का ऑप्शन सी सही है। अश्रु जो है वह संस्कृत का है, तो गैस जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। इस तरह से अश्रु गैस में 2 भाषाओं के शब्द मिले हैं जो कि संकर शब्द है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। कालीन शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मैं बताना चाहूंगा कालीन शब्द जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही है। 10वां प्रश्न, कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो सही उत्तर है चश्म। ऑप्शन सी जो है वो चश्म शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। 11वां प्रश्न, ओछा शब्द का विलोम होगा। ओछा का मतलब है ओछी हरकतें करने वाला, जिसके अंदर गंभीरता बिल्कुल ना हो। तो 11वें का ऑप्शन सी सही है। ओछा का जो उल्टा शब्द होगा वो होगा गंभीर। अब आ जाइए 12वें प्रश्न पर। लिखा हुआ है गुरुत्व शब्द का विलोम होगा। गुरुत्व, अब देख लीजिए, गुरु शब्द का मतलब ही होता है भारी। यहां गुरु का मतलब है भारीपन से। गुरुत्व से मतलब है जिसमें भार हो, भार वाला। इसका उल्टा होगा लघुत्व। ऑप्शन सी सही है, लघुत्व यानी छोटा। प्रश्न संख्या 3, अभियुक्त, अभियुक्त शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। ये देखिए, दोनों शब्द उच्चारण लगभग एक जैसे हैं,
लेकिन वर्तनी अलग है और उच्चारण में भी एक तरह से कहें तो थोड़ी सी डिफरेंस तो है ही। अब इनका सही अर्थ क्या होगा वो देखते हैं। 13वें का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अभियुक्त का मतलब होता है अपराधी और अभियुक्त का मतलब होता है टिप्पणी। 14वें प्रश्न को देखते हैं। अमित और अमीत शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। तो मित्रों 14वें का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अमित का मतलब होता है बहुत ज्यादा या बहुत। अमीत का मतलब होता है जो मित्र न हो। अमीत यहां अ उपसर्ग का काम करेगा, मीत यानी मित्र। तो जो मित्र न हो उसको अमीत कहते हैं। 15वां प्रश्न। कही गई बात को फिर से कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसके लिए एक शब्द होगा पुनरुक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन, पुनरुक्ति मतलब कही हुई बात को फिर से कहना। 16वां प्रश्न है। सही वाक्य का चयन कीजिए। उनको एक पुत्र है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में लिखा है उनको एक पुत्र है, बी है उन्हें एक पुत्र है, सी है उनका एक पुत्र है और डी है उनके एक पुत्र है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उनके एक पुत्र है। 17वां प्रश्न। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ऑप्शन ए सही है। मित्रों आप जानते हैं कि मुहावरा एक विशेष अर्थ रखता है। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता बल्कि वाक्यांश होता है। आ जाइए 18वें पर। उड़ता तीर झेलना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अन्य के संकट को अपने ऊपर लेना, उड़ता तीर झेलना। 19वां प्रश्न है। अल्पाहारी सदा सुखी कहावत का सही अर्थ है। कहावतें क्या होती हैं? कहावतें सदियों से लोग बाग द्वारा यानी लोगों द्वारा जो कही गई बात, अपनी बात को ज़्यादा प्रामाणिक तौर पर या ज़्यादा अच्छे ढंग से पेश करने के लिए लोग जो उस चीज़ का या जिस कथन को अपनी बातों में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं वे कहावतें बन जाती हैं। इनका भी विशेष अर्थ होता है। कहावतें वाक्य के बीच में नहीं, ज़्यादातर वाक्य के अंत में प्रयोग की जाती हैं। ज़्यादातर मैंने बात किया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाक्य के बीच में भी प्रयोग की जाती हैं। अल्पाहारी सदा सुखी कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है कम भोजन करने वाला सुखी रहता है। ऑप्शन डी। 20वां प्रश्न है। ओछे की प्रीति बालू की भीत कहावत का अर्थ है। 20वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। निकृष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। 21वां प्रश्न। तत्सम उपसर्गों की संख्या है। 21वें का ऑप्शन भी 21 है तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 21, यानी तत्सम उपसर्गों की संख्या है 21। और आप जानते होंगे कि मैंने जब तत्सम पढ़ाया था और उपसर्ग वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें संस्कृत का उपसर्ग पढ़ाते समय आपको बताया था कि अ, अन, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अवि, अव ये सब जो हैं ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनकी संख्या जो होती है टोटल 21 होती है। 22वां प्रश्न। अतियुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 22वें का सही उत्तर है ऑप्शन बी अति। अति जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अतियुक्त में। 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब बिना उपसर्ग वाला शब्द ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर है पंथ। ऑप्शन डी सही है। 24वां प्रश्न। भवदीय शब्द में प्रत्यय है। भवदीय शब्द में मित्रों 24वें का ऑप्शन सी सही है। ईय प्रत्यय है। देखिए द पे जो ईय लगा है वो प्रत्यय का कार्य कर रहा है। प्रश्न संख्या 25। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है। भिक्षुक शब्द में उक प्रत्यय है। उक। और आप जानते हैं कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। प्रश्न संख्या 26। यद्यप शब्द में संधि है
बताना चाहूँगा, यद्यपि इस शब्द में यण संधि है। ठीक है मित्रों, आप स्वर संधि के बारे में जानते होंगे। स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि में सजातीय स्वर अ, ई, उ जब अपने ही सजातीय स्वर, चाहे वो हर्ष स्वर हो या दीर्घ स्वर से मिलते हैं, तो दोनों के मिलन से हमेशा दीर्घ स्वर बनता है। गुण संधि में आपने सीखा कि जब अ या आ के बाद ई, उ या री आती है तो क्रमशः आ के बाद ई आने से ए बन जाता है, और आ के बाद उ आने से ओ बन जाता है, री आने से अर बन जाता है। वृद्धि संधि में आपने देखा कि आ के बाद ए आने से अय बन जाता है, और आ के बाद ओ औ आने से औ बन जाता है। यण संधि में है कि ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर ए हो जाता है, और उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर व हो जाता है। री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो र हो जाता है। और अयादि संधि में आपने जाना कि ए आय ओ औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। तो ये है स्वर संधि के 5 प्रकारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। यद्यपि में यदि जमा अपि, यहाँ देखिए जो द्य है उसमें य आया है, और ये यण संधि में होता है कि ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो यह बन जाता है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ अगला 27वां प्रश्न लिखा गया है। यण संधि का उदाहरण है महेश, पावन, विद्यार्थी और स्वागत। तो यहाँ सु प्लस आगत बराबर स्वागत होता है। तो यहाँ पर भी देखिए व का निर्माण हो रहा है, और व का निर्माण जो है यण संधि में होता है। तो यण संधि का उदाहरण जो है ये स्वागत शब्द है। महेश शब्द जो है वो गुण संधि का उदाहरण है। महा जमा ईश बराबर महेश। तो आ के बाद अगर ई आ जाती है तो ए हो जाता है, ये नियम है। पावन जो है ये अयादि संधि का उदाहरण है। विद्यार्थी दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वागत यण संधि का उदाहरण है। 28वां प्रश्न है अयादि संधि का उदाहरण है। अब देख लीजिए, अयादि संधि का उदाहरण है नायक। ठीक है, नए जमा अक। ठीक है, तो अय के बाद भिन्न स्वर आया तो आय हो जाएगा, इसीलिए ठीक है आय जो है वो आय में बदल जाएगा। अब आ लगने से न जो आधा है वो पूरा बन जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी और यह हो जाएगा, तो नाय हो गया नायक। ठीक है, अयादि संधि का ये उदाहरण है। 29वां प्रश्न है अंगरक्षक शब्द में समास है। अंगरक्षक शब्द में समास है ए बहुव्रीहि। द्विगु हो नहीं सकता, क्योंकि द्विगु में पहला पद या पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए, पूर्व पद संख्यावाची है नहीं। द्वंद्व शब्द में एक दूसरे का उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द होने चाहिए, या युग्म में प्रयोग होने वाले शब्द होने चाहिए, दोनों पद प्रधान होने चाहिए। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा भी होता है कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगता है, प्रायः की बात कर रहा हूं, तो वो द्वंद्व समास के लक्षण होते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होना चाहिए, जिसके संयोग से या जिसके मिलने से समस्त पद भी अव्यय बन जाए। तो अंगरक्षक शब्द जो है वो संज्ञा है, और यहाँ अव्यय का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो ये तीनों जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बहुव्रीहि। तो अंगरक्षक शब्द जो है एक विशेष व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इस अर्थ में अगर देखा जाए तो अंगरक्षक शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 30वां और अंतिम प्रश्न है मित्रों, रंगशाला
शब्द में समास है। अब जान लीजिए रंगशाला, यहाँ दूसरा पद जो है, उत्तर पद जो शाला है, शाला का मतलब वो स्थान जहाँ किसी चीज का मंचन किया जाता हो, वो रंगशाला है। जहाँ नृत्य इत्यादि होता हो वो रंगशाला कहा जाता है। अब बात आती है कि यहाँ रंग पर विशेष बल दिया जा रहा है या शाला पर, तो ध्यान दिया जाए तो ये लगता है कि यहाँ शाला यानी उस कक्ष के लिए की बात की जा रही है जहाँ पर नृत्य इत्यादि किया जाता हो। अब ये तत्पुरुष समास का लक्षण लग रहा है कि दूसरा पद प्रधान है। अब बात आती है कि इसका विग्रह करने पर इसमें किसी कारक की विभक्ति आ रही है या नहीं। तो विग्रह जब हम करेंगे तो होगा रंग के लिए शाला, यानी के लिए जो विभक्ति है वो संप्रदान कारक की विभक्ति है। तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास यहाँ होगा, ऑप्शन सी सही है। मित्रों, मैं समझता हूँ मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन ज़रूर किया ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, आपको डीपली उस ऑप्शन के बारे में ज्ञान मिल जाए। मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको कंटिन्यूसली मैं वीडियो देता रहूँगा ताकि आपकी हिंदी से रिलेटेड अच्छी तैयारी हो जाए। इसके अलावा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की भी जानकारी अच्छी हो जाए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, और इसके साथ साथ सामान्य अध्ययन और हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो वीडियो मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।